अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you, Arzuji. It's always a pleasure for me to be on your show. Thank you so much. थैंक यू, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज हम ज़रा इंडिया और मॉरिशस के बारे में पूछेंगे कि दोनों के रिलेशंस को आप कैसे देखते हैं। देखिए, इंडिया और मॉरिशस का रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत पुराना है और आपको जैसे पता है कि वहाँ पे एक सब्सटेंशियल इंडियन पॉपुलेशन रहती है। हालांकि अगर आप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करें तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट इंडिया का, जो कि 1948 में ही इस्टेब्लिश कर गया था। अच्छा, ये जो मॉरिशस के लोग हैं, मतलब मॉरिशस के ऊपर कब्जा किया गया डच का, फ्रेंच का और ब्रिटेन के लोगों ने आकर के इसको अपनी कॉलोनी बनाया। तो वहाँ पे 1820 के आसपास से जो इंडियन वर्कर्स थे वो आने लगे मॉरिशस में। मॉरिशस ले गए ये जो यूरोपियंस या गोरे आते थे, इन्होंने इंडियन लेबर्स को पकड़ा और उनको ले जाके मॉरिशस में ले जाना शुरू किया गन्ने की खेती के लिए, शुगर प्लांटेशन कह लें आप इसे। और 1834 में वहाँ पे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्लेवरी को बैन कर दिया 1834 में। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच बहुत बड़ा नंबर जो था इंडियन वर्कर्स का वो फिर मॉरिशस से वापस लाए गए और एज अ लेबरर इंडिया में, और फिर वहाँ यहाँ पे उनको काम दिया गया इंडेंचर्ड लेबर्स के रूप में। सो नाउ अब ये अप्रवासी दिवस नवंबर 2 को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से जो स्लेवरी खत्म होने के बाद जो ये लेबर आए इंडिया मॉरिशस में, मॉरिशस के शोर्स पे, उस दिन को मनाया जाता है। और इवन महात्मा गांधी जो थे वो भी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ रहे थे तो वो जो शिप थी एसएस नौशेरा वो मॉरिशस में रुकी थी, तो वही मॉरिशस गए और वहाँ के बैरिस्टर मनीलाल डॉक्टर जो थे उनसे मिले। उसके बाद गांधी जी के साथ उनके भी रिश्ते थे। तो मतलब इट्स अ वेरी डीप रिलेशनशिप, क्योंकि इंडियंस वहाँ पे पहले एज अ स्लेव गए, बाद में फिर उनको एज अ लेबरर उनका वो हुआ, धीरे धीरे वो वहाँ की एक मिडिल क्लास के रूप में ज्वाइन होने लगे। अब जहाँ तक बात है, आप अगर रिसेंट की बात करें तो 1968 में 1968 12 मार्च 1968 मॉरिशस जो है वो आज़ाद हुआ था, इट गॉट इंडिपेंडेंस। जो इसके पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनको कि फादर ऑफ द मॉरिशियन नेशन भी कहते हैं, वो उनका नाम था शिबू सागर राम गुलाम। और इनको इंडिया में भी काफ़ी वैल्यू मिली। और जो भी मॉरिशस और इंडिया का आज आप रिलेशनशिप देखती हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ मॉरिशस, क्योंकि मॉरिशस जैसे मैंने बताया 12 मार्च 1968 को आज़ाद हुआ था, उसमें राम गुलाम साहब की एक बहुत बड़ी सेंट्रल रोल रहा है उसको डेवलप करने में। उसके बाद से धीरे धीरे बहुत से जो मॉरिशियन लीडर्स थे वो इंडिया में आए और उसके बाद उन्होंने इंश्योर किया कि जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की उसमें मॉरिशस एक बहुत अहम रोल प्ले करे। सो दिस इज व्हाट अभी जो मोदी जी गए हैं उसमें भी मोदी जी ने भी यही बात कही कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर अस। और वो जो जिसलिए गए वो उन्होंने दो मेरे ख्याल से एयर स्ट्रिप जो है सेंट जेम्स जेटी और ये अगेलेगा कोई आइलैंड है, उस पे उन्होंने एक एयर स्ट्रिप जो है और एक 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। तो आई मीन इट्स लाइक दिस, एक एयर स्ट्रिप है और एक 6 जो है अलग अलग कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं ऑन अगलेगा आइलैंड। सो दोनों लोगों ने मिलकर, यानी कि जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं प्रवीण जुगनाथ जी और मोदी जी ने मिलकर के इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मॉरिशस एंड इंडिया। बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि अभी तक इलेक्शन नज़दीक है लेकिन मोदी जी की स्पीड कम होने में नहीं आ रही है और वो कभी कहीं लोगों से मिलते दिखाई देते हैं और कभी कहीं मिलते दिखाई देते हैं। अभी तो 1-2 दिन पहले मैं ये भी पढ़ रही थी कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो भी शायद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और खैर आई होप कि वो तो खैर जीत भी जाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि जिस तरह का काम उन्होंने किया है एज अ फॉरेन मिनिस्टर
उसे तो हमारे यहाँ भी बहुत से लोग जो है बहुत पसंद करते हैं, और मैं तो खैर बड़ी फैन हूँ डॉक्टर जयशंकर की। मैंने उनकी बुक भी मंगाई और पढ़नी भी शुरू कर दी है। तो ऐसे फॉरेन मिनिस्टर अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो क्या बात है। लेकिन आपको लगता है कि फिर वही टीम इलेक्शंस के बाद फिर वही टीम हमें नजर आएगी जो इस वक्त है, या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस, कुछ इम्प्रूवमेंट मजीद दिखने वाली है? देखिए, मोदी सरकार आएगी, आप समझ रही हैं, तो मुझे कोई चेंज नहीं दिखता। कोई एमपी नहीं चुनेगा, लोग सीधा प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, नो वन इज गोइंग टू इवन बॉदर कि उनके कौन एमपी बन रहा है। जैसे आपके यहाँ पे था ना, लोगों को इमरान खान चाहिए था, तो लोगों ने देखा भी नहीं होगा कि हमारा एमएनए कौन बन रहा है, दे जस्ट वांटेड इमरान खान। अगर इसका आप एक पैरेलल एनालॉजी ऐसे कर लें, तो ये पिछले 3 बार से यही चल रहा है। 2014 की वोटिंग में पीपल वोटेड फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, नो वन वोटेड फॉर देयर एमपीज। जो है उस इलाके में किसी ने उसको उनको वोट नहीं दिया। और उसके बाद 2019 में भी यही हुआ, लोगों ने डिसाइड किया था कि मोदी जी को लाना है, फिर उसके लिए आप किसी को भी खड़ा कर दो। हमारे यहाँ तो कहते थे मोदी जी अपना कुत्ता खड़ा कर दे, लोग उसको इलेक्शन में जितवा देंगे, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बनाना है। तो जहां तक उनके टीम की बात है, अनलेस एंड की कोई बहुत काबिल बंदा आ जाए तो बात अलग है। उनकी टीम में आप देखें, ज्यादातर वो लोग हैं जो इलेक्शन से आए, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आए। उनके कैबिनेट की बात करें, ये जो आए हैं, क्या नाम है, एस जयशंकर साहब, मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन लड़ेंगे डायरेक्टली उसका। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसान से जीतना हो जाएगा। डिप्लोमेट होना, इंटेलेक्चुअल होना एक अलग बात है, लेकिन वोट लेकर के जीतना एक बड़ा ही अलग बात है। बिल्कुल। तो उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं शायद अभी, वो भी राज्यसभा के रूट से आए हैं। तो वो बहुत से, ये फिर आप उनको देख ले, हरदीप सिंह पुरी जी, वो भी आईएफएस ऑफिसर थे, और उनको भी वो लेकर के आए हैं। अभी वो मेरे ख्याल से एक, अब कुछ समय पहले तक तो नगर, ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनके पास थी, अभी क्या पोर्टफोलियो है मुझे पता नहीं। तो मोदी जी हैज एन आई फॉर डिटेल कह लें, या हैज एन आई फॉर इंटेलेक्चुअल्स या एबल पर्सन। तो टीम में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिफरेंस लाने होंगे, क्योंकि आपने अगर मोदी जी के स्टेटमेंट को ध्यान से सुना हो, तो उन्होंने कहा कि ये तीसरा टर्म जो है ये कड़े फैसलों का होगा। अब वो क्या कड़े फैसले होंगे भैया, ये हम सब सांस रोक करके वेट कर रहे हैं। ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब अभिषेक जी, मोदी जी के ऊपर बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। पाकिस्तान से तो चले किया ही, पाकिस्तान से तो लोग करते थे या करेंगे, वो तो हम समझते हैं। भारत के अंदर से भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया। अपोजिशन पार्टीज ने भी हर हर बात के ऊपर जो है वो बात की, हर बात के ऊपर सवाल उठाया। लेकिन मोदी जी आगे बढ़ते हुए ही हमें दिखे। आपके ख्याल से कि क्या चीज है जो जिसने उनको इतना मोटिवेट किया कि इतनी सारी क्रिटिसिज्म के बावजूद जो है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गल्फ कंट्रीज में भी उनको देखा सुना जाता है, बुलाया जाता है, और यूरोपियन कंट्रीज में भी? पिछले 70 साल से भारत के कम्युनिस्टों ने झूठ का पुलिंदा खोला और भारत की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। और इस बोरोड ग्लोरी में कुछ सत्ताएं और कुछ राजनीतिक दल वो सत्ता का सुख लेते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य जो है वो मिट्टी का सीना फाड़ के बाहर आता है। जिन लोगों ने अकबर या पूरा मुगल काल जो है मुश्किल से 175 साल का नहीं है, उसको भारत का इतिहास बना दिया। भारत को साउथ ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करके रख दिया। भारत को यह बताया कि यदि गोरे नहीं आते तो तुम सभ्य नहीं होते, यदि मुगल नहीं आते तो तुमको खाना बनाने नहीं आता। भारत को उसकी हिंदू आइडेंटिटी को शर्मिंदा कर दिया। भारत को यह बताया कि यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, ये किसी एक का नहीं है, ये सबका है। ये पता नहीं कौन सा ऐसा वो क्या बगीचा है, गलियारा है। अरे भैया, ये कुछ नहीं है, ये हिंदू भूमि है। यहाँ सदियों से हमारे माता पिताओं ने इस धरा को इनहेरिट किया। अब इस बात को डिनाई करने के लिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी, उसके बाद ये इन्वेजन थ्योरी, उसके मतलब इतना झूठ बोला लोगों ने कि भाई एक समय तो अफ्रीका से आए थे, यहाँ पे कोई नहीं है, ये लैंड ऑफ इमिग्रेंट है। इसको अमेरिका बना के रख दिया। लैंड ऑफ इमिग्रेंट अमेरिका, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इंडिया को भी लैंड ऑफ इमिग्रेंट करके रख दिया। क्या जर्मनी लैंड ऑफ इमिग्रेंट है? सऊदी अरेबिया लैंड ऑफ इमिग्रेंट है? यूएई लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है? मतलब ये पागल, ये जो धोखा दिया ना। और इस न्यूज में कुछ न्यूज़पेपर वाले, मैं आपके चैनल पे नाम नहीं लेना चाहता,
जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को बच्चों बच्चों में पहुंचाने में मदद की, धोखा देने में। तो झूठ के नाम पे बनाया गया जो इनका महल था 70 साल में दरकने लगा। वो हुआ यूं कि भारत के लोग अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करने लगे, वो अपनी रूट खोजने लगे, और सोशल मीडिया ने उनको वो जगह डेवलप करने की जगह दे दी। अब पहले आपको यदि अपने बारे में जानना होता था, और मैं बड़ा बिजी इंसान हूं, तो क्लास 12 तक की हिस्ट्री पढ़ी, बस वही जानूंगा। बाकी अगर मैं इंजीनियर बन गया तो मुझे हिस्ट्री से क्या लेना देना है। तो क्लास 12 तक की हिस्ट्री में मुझे बता दिया कि हम मुगलों से बने हैं। उसके पहले कोई और, मतलब बच्चे हमारे जो आज की डेट में ड्रामा भी करते हैं, तो उसमें वो जो अटार पहनते हैं वो मुगलिया में, सारे उनके जो वो हैं वो लैला मजनू और श्री, जिसका कोई लेना ही देना नहीं है हिस्ट्री से। अच्छा, शाहजहां, ताजमहल को सिंबल ऑफ लव बता दिया। भाई ताजमहल में मुमताज बानो शाहजहां की 176वीं या कितनी वाइफ थी, मतलब जोक्स अपार्ट, आई एम जस्ट, उनके मृत्यु, वो 9वें बच्चे को जन्म देते हुए उनके देहांत हुआ। वो उसके बाद शाहजहां ने और कई बीवियां रखी, उसके हरम में कई और मतलब लड़कियां रहती थी, लेकिन ताजमहल सिंबल ऑफ लव करार दे दिया हमारे यहाँ के सुपर इंटेलिजेंट कम्युनिस्टों ने। उसके बाद अब आप देखिए, ये जो राम सेतु है, जो भगवान राम ने सीता माता को बचाने के लिए रावण से एक पत्नी का उन्होंने वो लिया, उसके अलावा कोई पत्नी नहीं आई वहां पे। वो क्या नाम है, श्रीलंका गए, किसी एक नारी को टच नहीं किया, उसको सिंबल ऑफ लव नहीं बताया जी, ताजमहल हो गया। तो ये जो है ना, मोदी जी आगे इसलिए बढ़ रहे हैं कि अब भारत का जो एबोरिजिन है, जिसको लोग हिंदू कहते हैं, कई लोग उसको सनातन कहते हैं, कई लोग उसको कोविड कहते हैं, कई लोग उसको कोरोना कहते हैं, और कई लोग इसको मारने के, खत्म करने के सपने देख रहे हैं। उन सब को मोदी जी की ये बात नहीं समझ में आती कि ये जीत क्यों रहे हैं। मोदी जी में, जब मोदी जी हमारे मंदिरों में जाते हैं, हमारे पौराणिक स्थलों में जाते हैं, हमारे कल्चर और इतिहास की बातें करते हैं, तो उनके अंदर वो मैं खुद को देखता हूँ, मैं अपने परिवार की प्रतिबिंब देखता हूँ कि मेरे जो पूर्वज थे वो ऐसे थे। भाई मेरे पूर्वज अरब तो नहीं थे ना, आरजू जी आपके पूर्वज भी अरब तो नहीं थे ना। आपने रिलीजन तो कन्वर्ट कर दिया, नेशन कैसे कन्वर्ट कर लोगे यार। आपके यहाँ अभी पाकिस्तान, एक चीज और बोलूंगा, पाकिस्तान में जब आप खाना बनाती हैं, सबसे पहले तेल डालती होंगी, जी, उसमें जीरे, ठीक है, या राई का दाना, हम्म, उसके बाद वही अदरक लहसुन प्याज फलाना ढिमकाना, कड़ी पत्ता तेज पत्ता, ये बिल्कुल ऐसे ही। फिर टमाटर। उसके अंदर आपकी श्रद्धा है, आप गाय का मीट डाल दीजिए, या आपकी श्रद्धा है बड़े का मीट डाल दीजिए, हमारी श्रद्धा होती है आलू डाल देते हैं। हम्म, तो ये क्या सेंट्रल एशिया में है ये रेसिपी? जरा अरबों का शौरमा में ये रेसिपी होता है, उनको पता ही नहीं प्याज लहसुन को मिला के साथ में कैसे खाते हैं, हाँ, अदरक के साथ। हमारा आपका खाना ना बना। तो आपने रिलीजन तो चेंज किया, नेशन कैसे चेंज करोगे जी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक वीडियो क्लिप आई सोशल मीडिया पे, जिसमें मरियम नवाज, जो अभी पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी है, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर, वो अपने फादर नवाज शरीफ साहब से मिल रही हैं, और उनके पाँव छूने का जैसे होता है ना, आशीर्वाद लेना, वो उस पे हमारे यहाँ बढ़ा रही, ये क्या कर रही है, ये कैसे कर रही है। तो मैंने वहां लिखा कि भाई इसको तमीज कहते हैं। तो वो हमारे अंदर है, वो चीज अभी भी है। हम वही सारी रिवायात जो है, या वही सारा कल्चर जो है, वो लेकर चल रहे हैं, मान नहीं रहे सिर्फ। देखिए, आप रिएक्शनरी मुसलमान हो, दो तरीके के मुसलमान दुनिया में पाए जाते हैं। एक है इनहेरिटेड राष्ट्रवादी मुसलमान, राष्ट्र मतलब उनके बाप दादाओं से उनको इस्लाम मिला, ठीक है, और उनका कल्चर वल्चर सब वही था। जो अरबी बोलते हैं, पहले मूर्ति पूजा करते थे, अब वो मूर्ति पूजा नहीं करते, बाकी उनकी सब प्रैक्टिस वैसे लगी। एक है कन्वर्टेड। अब जो बेचारा कन्वर्ट हो जाता है, उसकी ये समझ में नहीं आता कि हम कन्वर्ट क्या करें, भाषा कैसे कन्वर्ट करें, लैंड कैसे कन्वर्ट करें, कल्चर कैसे कन्वर्ट करें, और तो और हम ये बात करने का तरीका कैसे करें, आचार विचार व्यवहार कैसे कन्वर्ट करें। जैसे आप क्या हैं, एक शादी के आगे कोई भी महिला जो है वो मानने को तैयार नहीं होगी कि भैया ये तो सवारी नहीं कि तुम 4-4 5-5 ले लो, ये तो नहीं होने वाला हमारे साथ। ये आपके हमारे नेचर में। लेकिन मैं जानता हूं जो अरेबिक मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेंटली प्रिपेयर रहती हैं कि वी विल हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर वाइफ्स। पॉइंट ये है कि मरियम नवाज शरीफ जो साहिबा हैं, दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये ऑर्केस्ट्रेटेड था,
टू गिव अ मैसेज टू इंडिया बाय नवाज शरीफ साहब, कि उन्होंने कहा यार पैर छू लो, इंडिया में इसको वायरल कर दो तो लोग थोड़ा प्राइवेट बड़ा खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई मोदी जी का देखो असर, पाकिस्तान में भी हिंदू कल्चर इस सब टाइप का लोग मीम बनाना शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है ये उसका भी पार्ट हो सकता है, जिसे आप कहती हैं फोटो ऑप, ठीक है ना, कि इसको वायरल करो। और क्योंकि मोदी साहब से रिलेशनशिप करने में अच्छा, ये आपकी आर्मी को भी ये बात पता चल गई है कि भाई जब अरब उनसे दोस्ती कर रहे हैं तो हम तो अरबों के सेकंड ग्रेड वो है, जीरोक्स नहीं, कॉपी। वैसे सर ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए कि हमारे यहाँ सिंध में भी जो है वो अभी भी जो है सिंध में जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या कुछ भी, वो हाथ भी जोड़ते हैं, पाँव भी छुए जाते हैं। वो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, सिंध का कल्चर है। आप देख लीजिए पीपल्स पार्टी, जो आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जहाँ से जीता करते हैं, वहां पे आप देख लीजिए अभी भी आसिफ अली जरदारी से अगर कोई मिलने के लिए जाते हैं तो वो हाथ जोड़ते हैं और पाँव भी छुए जाते हैं अगर कोई बड़ा है तो। ऐसा नहीं है, हम सच हमारे यहाँ में ये कल्चर सच में चलता है। हमारे यहाँ ये कल्चर ऐसा नहीं है कि हमने कोई भारत से बात करनी है तो इसलिए मरियम नवाज ने ऐसा किया। हमारे यहाँ आधा पाकिस्तान, मैं पूरे को नहीं कहूंगी लेकिन आधा पाकिस्तान अभी भी यही करता है। आधा पाकिस्तान अभी भी हाथ भी जोड़ते हैं, और सिंध वगैरह में तो मुस्लिम भी हैं, वो भी पाँव छूते हैं। कोई कोई इसमें बुरी बात नहीं है। ये कल्चर है, सिंध का कल्चर है। आपके पूरे सिंध में आपको ये कल्चर मिलेगा, हर घर में मिलेगा। तो लेकिन हाँ, पंजाब थोड़ा सा डिफरेंट है। पंजाब में क्योंकि उन्होंने किया, तो जिन्होंने ट्वीट्स लगाई वो भी पंजाब साइड से थे, उन्होंने एतराज किया, या उन्होंने कहा कि ये क्या, एतराज भी नहीं किया, बेसिकली उन्होंने कहा कि ये क्या, कौन से उसका कल्चर है, लेकिन अच्छा, ये अगर कि उन्होंने है। अपने, चलिए एक बात बताइए, मेरा आपसे प्रश्न है आरजू जी, जो लोग इतराज कर रहे हैं आप उनसे हाँ, पूछिए। एक पुत्री ने, एक हाँ, बेटी को उर्दू में क्या कहते हैं, बेटी कहते हैं ना, हाँ, एक बेटी ने अपने पिता के, अपने अब्बा हुजूर के पैर छू भी लिए, सदका कर भी लिया, तो क्या हो गया? हाँ, सजदा, सॉरी कुछ नहीं, सजदा। कुछ नहीं। बाप और बेटी का मैंने वो देखा, इतना प्योर लग रहा है कि हाँ, द फादर वाज बीमिंग विद द हैप्पीनेस कि मैंने अपनी बेटी को हाँ, चीफ यहाँ ला मिनिस्टर दिया। बने, हाँ, और उनकी बेटी ने लड़ा भाई, हाँ। नवाज शरीफ की लड़ाई तो मरियम नवाज शरीफ ने लड़ी, मैं तो यहाँ से बैठ के बता सकता हूँ। भाई बहुत से लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं, बहुत से लोग ऐसा एक्ट करते हैं जो वो नेचुरल होता है, उसको हरगिज हमें हर बात को हमें भारत से बात करनी है या भारत से दुश्मनी करनी है, ऐसे नहीं मेरा ख्याल है जोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से, हम मुझे तो जाहिर है हम समझ में नहीं आता हिंदुस्तान से भारत से दुश्मनी अलग होकर आए, करने की। हमारा हमारा कल्चर तो वही है ना। नहीं, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आरजू जी, भारत से दुश्मनी करनी क्यों है? अब एक मैं सुना था आपके यहाँ जैद लाल टोपी साहब है, वो रोज गजवाए हिंद करके डरा दे रहे हैं, बस अब चलना समय आ गया है। उनको यहाँ कोई नहीं सुनता सर, आप लोग सुनते हैं तो इसलिए हम उनकी बात भी कर लेते हैं, अदरवाइज अरे उनको ना आपकी कोई टीवी मेन चैनल। टीवी पे आती है भाई, कैसे बात कर रही है, अरे मेन एक टीवी का, पे। कौन से एक आध चैनल पे किसी पे कभी कोई बिठा लेता है, अदरवाइज उनको इतना नहीं। हम लोग तो खुद उनको बता हंसी मजाक के लिए सुनते हैं। मैंने बहुत कोशिश की उनको चैनल पे लाने की, कई बार मैसेज किया, हर बार उन्होंने बहुत तमीज से, कोई बदतमीजी नहीं की, बहुत तमीज से उन्होंने मुझे मना कर दिया। अब मैं, वो लाहौर रहते हैं, जब मैं लाहौर जाऊंगी मैं फिर कोशिश करूंगी, शायद वो मेरी बात मान जाए एक बार चैनल पे आने के लिए। मैंने एक दो लोगों हाँ, से भी कहा कि उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए कि आ जाए, लेकिन वो लोग कहने लगे नहीं, हम नहीं कह रहे। तो ये है, फैक्ट है यहाँ पे। नहीं मुझे, लेकिन उनके बात करने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है, कुछ तुम दुनिया से यहाँ, यहाँ से वहां, वो मतलब ऐसा बताते कि घोड़े पे बैठो चलो, तो एक्साइट कर देते एकदम से, वो खून में रवानगी आ जाती है। आप समझ रही है ना, मेरे जैसा ठंडा आदमी भी हाँ, जो है तलवार उलवार तो ले ही लेता है, तो ये तो उनकी खास बात है। तो खैर एनीवे, बिल्कुल। नहीं, उनके साथ बड़ा वो मजा मैं आता है उनका, बात करने में। मैं उनका, हाँ हाँ, मुझे उनकी बात एक सुनने में ज़माने बड़ा में मजा मैंने आता बहुत कोशिश की उनको मेजर है। गौरव के साथ आई बिठाने की। मैंने एक ज़माने में बहुत कोशिश की, मैंने और मेजर गौरव ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरीके से मेजर गौरव के साथ मेरे चैनल पे बैठ गए। नहीं माने भाई वो। फिर हमने उनको जोश दिलाने के लिए ना, जैसे होता है ना कि उनको जगाने के लिए मैंने ट्वीट भी लगा दी कि जी मेरे गौरव के साथ बैठ जाए अगर हिम्मत है। उन्होंने तब भी जवाब नहीं दिया। हमने बहुत ट्राई किया। हम लोगों ने इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे कि हम ट्विटर पे लिख दें, तब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन खैर मेरी मुझे लगता है कोशिश ये आपने रहेगी। उस समय किया होगा जब सऊदी अरेबिया ने कुछ गड़बड़ शड़बड़ की थी। पता नहीं, शायद। लेकिन ये कि उन दिनों मेजर गौरव आया करते थे, तो उन दिनों हमने बहुत कोशिश की उनको बुलाने की। खैर कोई बात नहीं, मेजर गौरव वापस आ जाएंगे कभी ना कभी, फिर चैनल पर आएंगे और हम फिर दोबारा से ज़ैद आबिद साहब की कोशिश करेंगे कि उनको जी किसी तरीके बिल्कुल। से उनके सामने बिठाएं। बहुत मजा आएगा, बहुत जबरदस्त शो हो जाएगा। लेकिन आई वुड लुक फॉरवर्ड टू दैट। क्योंकि मेरा काम सिर्फ हंसने का होगा बैठ के, और कुछ नहीं होगा। ये दोनों ही आपस में लड़ेंगे। बहुत मजा आएगा। तो देखते हैं कब होता है। थैंक यू सो मच जी, कि आज आई एम आपने लुकिंग ज्वाइन फॉरवर्ड। किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।